बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये मौसम अच्छा था तो आउटडोर हम एक वीलॉग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि साबिर शाकिर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। कल मैंने इसके बारे में बात की थी और मैंने जो बात की थी वो उसूली तौर पे की थी, लेकिन अब साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि तसद्दुक जिलानी साहब का अपना स्टेटमेंट है। साबिर शाकिर साहब ने लिखा क्या कि मोहतरम तसद्दुक जिलानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी और अटार्नी जनरल की तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू को बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार दे दिया है। तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस के मेरिट को देखते हुए किया है। इन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा कि TORs पढ़कर सुनाए गए थे और इनमें तब्दीली का इख्तियार भी नहीं था। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि तसद्दुक जिलानी साहब ने अपने लेटर के अंदर जो लिखा वो कुछ और था। वो अपने लेटर में लिख रहे थे वजूहात कि ये तो अदालत को ख़त लिखा गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, वहाँ से रानुमाई मांगी गई है। दूसरा, एग्जेक्टिव के खिलाफ ये मामला है, खिलाफ है ये मामला, तो वो उन्होंने उसूली तौर पे इसको इनकार किया था। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने जो गुफ्तगू की वो यह क्लेम कर रहे थे कि उनकी इज्जत उछाली गई सोशल मीडिया के दबाव में आकर। जो कुछ सोशल मीडिया पे कहा गया उसकी वजह से कादी फ़ायद ईसा साहब ने ये क्लेम किया कि कोई भी शरीफ आदमी होगा तो वो भाग जाएगा और क्या करेगा। तो तसद्दुक जिलानी साहब के बारे में मैंने ये सवाल कल भी उठाया था और आज उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है बकौल साबिर शाकिर साहब के। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस के मेरिट को देखते हुए किया है। यानी उन्होंने देखा ये केस है ही नहीं कमीशन वाला। यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, केस है ही नहीं कमीशन वाला। उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा सोशल मीडिया का दबाव था, जिस बंदे पे दबाव था वो कह रहा है दबाव था ही नहीं, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। अब कादी फ़ायद ईसा साहब को अदालत के अंदर ये बात दोबारा करनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया था तसद्दुक जिलानी साहब के बारे में कि उनके ऊपर सोशल मीडिया का दबाव डाला गया या उनकी तज़हीक की गई जिसकी वजह से वो भाग गए, उन्हें अपना वो स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। और अपना वो स्टेटमेंट वापस लेने के बाद ये कहना चाहिए कि उनके ऊपर किसी किस्म का सोशल मीडिया का दबाव नहीं था, बल्कि वो फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव ज़रूर था लेकिन ज़मीर का दबाव था। तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा कि TORs पढ़कर सुनाए गए थे, यानी बताया गया उनको TORs क्या है और इनमें तब्दीली का इख्तियार भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं कोई तब्दील भी नहीं कर सकता था उसमें, तो इसलिए जो है वो तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत की थी। तो कादी फ़ायद ईसा साहब अदालत के अंदर अगर मोहतरम जज साहब जो नंबर 1 सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसी गलत बयानी होगी मुबैना तौर पे और अगर इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से सामने आएंगी तो ये अफसोसनाक होगा। और ये सूरत हाल जो है वो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? अगर अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने जो बयानात हैं वो हकायक से मिलते जुलते नहीं होंगे तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बड़ी अदालत है और वहाँ पे जो सबसे बड़े मुनसिफ हैं कादी फ़ायद ईसा साहब, उनको कोई भी बात करने से पहले उसके हकायक को ज़्यादा देखना चाहिए ताकि अदालत के अंदर जो बाकी लोग हैं वो भी ऐसी ही जिम्मेदारी को महसूस करें और अदालत के अंदर चीज़ें हकायक के मुताबिक हों, ना कि परसेप्शंस के मुताबिक हों। परसेप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए कि तासुर क्या बन रहा है उस पर बात नहीं करनी चाहिए, हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए। कादी साहब खुद ये बात अक्सर करते भी हैं। कादी साहब 1 घंटा बोले हैं और मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1 मिनट बोले अतर मिनुल्लाह साहब, लेकिन उनका 1 मिनट जो है वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है उसके ऊपर भारी था क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो लोगों के दिल को लगी जाकर। अब आए आप इस बात की तरफ कि आज एक बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन कैसे है? मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, फिर मैंने आपको साइफर वाला केस भी बताना है अभी कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। और यही वो एक केस है जिसमें इमरान खान साहब बाहर निकले तो फिर इमरान खान साहब जो है वो उनको घर जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो सिर्फ यही है कि कोई ज़बरदस्ती कोई मामला डाल के कहीं पे लटकाया जा सकते तो लटकाया जा सके, लेकिन फिर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जो है या उनकी कब्र जो है वो अब सिर्फ ऐसा लगता है कि एक सालाना प्रोग्राम के लिए रखी हुई है, एक इलेक्शन मुहिम के लिए रखी हुई है या विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है और सियासी फ़ायदे लेने के लिए भुट्टो का नाम इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर भुट्टो की पार्टी है तो देखिए कल इन्होंने फैसल वाडा को अपना सेनेटर मुंतखब किया है। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये करते हैं तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि कभी ना करते। क्या बेनज़ीर भुट्टो ये करती
तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि वो ये कभी ना करती। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये भुट्टों से छिन गई है और भुट्टों के हाथ से निकलकर जरदारियों के हाथ में चली गई है। आज ये जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं है, आज ये आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की पॉलिटिकल पार्टी है। शहबाज शरीफ वगैरह की तो हम बात ही नहीं कर सकते जमहूरियत के मामलात में। उनका तो सारा का सारा खानदान जो है वो गैर जमहूरी रवैयों के अंदर पनप कर आगे बढ़ा है। जुल्फिकार अली भुट्टो भी एक दौर में आमिर के साथ थे, लेकिन ये जो शरीफ खानदान है ये तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। इनके बारे में आप जमहूरियत को इनके साथ जोड़कर आप देखते हैं तो जमहूरियत की तौहीन हो जाती है। देखिए ना इन्होंने कौन कौन से नारे लगाए, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, 1.5 दर्जन वज़ीर आज़म फारिग कर दिए गए इस मुल्क में, हालांकि बीच में 1 दर्जन के करीब तो नवाज शरीफ साहब ने खुद फारिग किए हैं। इदारों की मुदाखलत बंद होनी चाहिए, ये इन्होंने बड़ा नारा उठाया। फिर इन्होंने NRO 2 ले लिया बाद में हुकूमत बना के, और जिस तरह इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए ये सारा पाकिस्तान जानता है। इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होने के बावजूद इन्होंने कैसे हुकूमत बनाई ये भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि इसके ऊपर आलमी रिपोर्टें आ रही हैं। एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN ये नजरियाती पॉलिटिकल पार्टीज रही नहीं, ये सिर्फ इक्तदार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये इक्तदार में इकट्ठे होकर आ गए हैं। एक सिग्नल जो है वो बड़े अरसे बाद कोई अच्छा मिला है पाकिस्तान में, और वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा जो है वो IMF के पैसों के साथ भी मशरूत होता है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां जा रही है इसके ऊपर एक रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जरा आप देख लें कि जो समात हो रही है साइफर की, वहां पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि उन्होंने दलाइल दिए, बड़े मजबूत दलाइल दिए, और उन्होंने केस को उड़ा कर रख दिया। जजेस ने जो सवालात उठाए प्रोसिक्यूशन के पास उनका जवाब भी नहीं था, और केस के अंदर इतनी सारी गलतियां और इतने सारे इबाम पाए जाते हैं कि ये केस टिक नहीं पाएगा। तो ऐसी सूरत में सलमान सफदर साहब ने जब बहुत भरपूर दलाइल दिए तो उन्होंने कहा जी हाथी जब निकल जाए ना तो जरूरी नहीं होता कि दुम भी निकाली जाए। लिहाजा इस मामले के अंदर अब अदालत को फैसला सुनाना चाहिए और वो सजा मुअत्तल करवाना चाह रहे हैं। और सलमान सफदर ये चाहते हैं कि ये मामला ईद से पहले हो। उन्होंने ये कहा कि ईद से पहले ईदी मिलनी चाहिए, दोनों फ्री कैन में किसी को भी मिल जाए। यानी ये ईदी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाए इमरान खान की रिहाई की सूरत में, या फिर जज साहब फैसला देंगे इमरान खान साहब कसूरवार है उनको अंदर रखना है। यानी फैसला जरूर करें। सलमान सफदर साहब ने ये बात क्यों की कि फैसला ईद से पहले होना चाहिए। हर वो वकील ये चाहता है कि जल्दी फैसला हो जिसको ये पता हो कि फैसला उसके हक में आ रहा है। सलमान सफदर साहब ने इस केस को मेरिट्स के ऊपर जिस तरह उड़ा दिया है, उसमें ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि अब ये केस टिक नहीं पाएगा, और उन्हें ये लगता है कि ईद के बाद भी अगर इसका फैसला होगा या ईद से पहले भी होगा तो वो इमरान खान के हक में होगा, शाह महमूद कुरैशी के हक में होगा। तो अब डिपेंड करता है अदालत के ऊपर कि वो ये फैसला ईद से पहले देती है या ईद के बाद देती है। बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो अब अपने दलाइल देगी, कुछ चीज़ें और होंगी, और उसके बाद ये मामला जो है वो इन फैसले की जानिब जाएगा। एक और फैसला आज हुआ है, महफूज किया गया 6 जून तक के लिए। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा था और लोअर कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे मामला भी वो जो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते थे और फलां जगह पे आए तो फलां जगह पे फलां वकुआ हो गया, तो बहुत सारे आपको पता मुकदमात बनते थे। तो उनमें एक मुकदमे का फैसला आया, मैं पढ़ रहा था, और वो 6 जून तक के लिए फैसला महफूज कर लिया गया है। तो महफूज किया जाए तो फैसला देर तक के लिए भी महफूज होता है, फैसला फ्रिज में भी लग जाता है और उसको बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जो इकोनॉमी के हवाले से खबरें आ रही हैं वो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। पहले गुजरांवाला में NA81, ये जो NA81 है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बिलाल एजाज जीते थे और 7,000 से ज़्यादा की इनकी लीड थी। बाद में जो रिकाउंटिंग की गई उसमें 10,000 वोट ही इनका फारिग कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और फिर मुस्लिम लीग के अदर कयूम नारा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। अब ये मामला गया अदालत में, और ट्रिब्यूनल के अंदर जब मामला गया तो मैंने आपको कहा इंसाफ होगा, क्योंकि दर्जनों केसेस अदालतों के अंदर लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको और केसेस बता देता हूं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो ताज़ा केसेस लगे हैं उसमें NA28 का भी एक केस लग गया है, PK 74, 75, 78 और 101, और PK 102 के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए हैं कि DORs ने और ROs ने नताइज तब्दील किए, इसलिए फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज मुरत्तब किए जाएं। ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, पंजाब में बहुत डेवलपमेंट इसमें पहले हो चुकी है। तो अगर अदालतें इंसाफ देना शुरू करेंगी तो ये बात आप याद रखिएगा कि बड़े पैमाने पर नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और PMLN की ज्यादा नशिस्तें कम होंगी। 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके अंदर मैंडेट तकसीम किया गया है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी और भी बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं, लेकिन बड़ी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट गया और उनको तहरीक इंसाफ की सीटें दी गई, वो PMLN है। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और MQM है, यानी इन दोनों के अंदर मुकाबला किसने ज्यादा सीटें ली हैं। लेकिन ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी है। तो इमरान खान साहब कहते हैं इनके साथ तो बात नहीं होनी, ये तो बेनिफिशरी हैं इस धांधली के।